अमीर और गरीब की शॉपिंग। 19 वर्षीय कीर्ति अपनी मां सविता के संग मुंबई की पिछड़ी बस्ती में रहती थी। सविता लोगों के घरों में बर्तन चौका करके अपनी बेटी कीर्ति का भविष्य संवारने के लिए भरसक कोशिशें कर रही थी। माँ, अब मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, इसलिए मैं भी काम काज करके घर की जरूरतें पूरा करने में आपका साथ दूंगी। अगले दिन कीर्ति तड़के सवेरे उठकर इंटरव्यू के लिए निकल जाती है। वो कई बड़ी कंपनियों में इंटरव्यू देती है, मगर बदकिस्मती से उसको छूछे हाथ ही घर लौटना पड़ता है। कीर्ति बिटिया, आ गई तू? कहीं बात बनी तेरी? नहीं माँ, जहाँ देखो घूसखोरी के दलाल डेरा डाले बैठे हैं, कहीं भी कदम न जमा पाई मैं। बम्बई जैसे बड़े शहर में हम गरीबों के लिए दो ही काम है, या तो अमीरों के घरों में गुलामी करना या थक हार कर उनके कारखाने के दलदल में कूद कर आजीवन 5-10 हजार के भत्ते पर काम करना। ऊपर वाले ने हमारी किस्मत गरीबी की स्याही से लिखी है। ये बस्ती और ये दूभर जीवन ही हमारे जीवन का कड़वा सच है। अगले दिन कीर्ति एक कपड़ों के कारखाने में संलग्न होकर काम करती है। देखते ही देखते 1 महीने का पड़ाव पार हो जाता है और कीर्ति को पगार मिलती है। माँ, ये देखो, मेरी पहली पगार पूरे 5500 रुपए। अरे पर तनख्वाह तो 5000 ही तय हुई थी। मेरी प्यारी माँ, ये 500 रुपए मेरे ओवर टाइम करने के लिए अलग से पगार है। सबसे पहले आज हम शॉपिंग करने चलेंगी, क्योंकि ये साड़ी बेहद पुरानी हो गई है। अपनी सैलरी से मैं आपको एक साड़ी दिलवाना चाहती हूँ। अरे बेटी, पहले बनिए का बकाया चुकता करा, वरना तो दाना पानी बंद कर देगा तो हमारे घर का चूल्हा उदास पड़ जाएगा। कीर्ति सारा उधार चुकता कर देती है। उधार चुकता करने में पूरा 4000 का बिल बैठ गया है। अब मेरे पास ही 1500 रुपए ही शेष बचे हैं। इसमें भी 750 रुपए तो दूध का ही दाम है। मतलब शॉपिंग के लिए मेरे पास केवल 750 ही रुपए हैं। अरे कीर्ति बेटी, हम गरीब के लिए इतने पैसे भी बहुत हैं। दोनों माँ बेटी बस्ती से कुछ दूर लगे सस्ते से बाजार में चली जाती हैं, जहाँ कीर्ति ठेले पर लगी एक साड़ी उठाकर कहती है, अरे भैया, ये साड़ी कितने की है? कीर्ति के पूछने पर साड़ियों का विक्रेता सीबू कहता है, मात्र 700 शुल्क है इस साड़ी का। अरे भाई, ऐसा क्या खास हीरा मोती जड़ा है इस साड़ी में? तुम तो एकदम गला काट दाम बता रहे हो। ये सुनकर सविता हिचकिचाते हुए कहती है, मगर हमारे पास केवल 750 ही है। थोड़ा तो सस्ता लगाओ ताकि मैं अपने खातिर भी कुछ खरीद सकूं। अरे माताजी, ऐसी प्योर सूती की साड़ी इससे सस्ती कहीं नहीं मिलेगी। ये सुनकर गरीब माँ बेटी आगे चल देती हैं। तभी उनके कदम फुटपाथ पर बिक रहे सूट साड़ी पर पड़ते हैं। वो धीना नाम का एक शख्स बेच रहा होता है। आओ आओ बहनों, ले जाओ, मात्र 100 रुपए में सुंदर सुंदर सूट और साड़ियाँ। कपड़ों की दर सस्ती होने के कारण दोनों माँ बेटी अपने लिए एक एक कपड़े खरीद लेती हैं और सविता कहती है, देखा कीर्ति बेटी, सिर्फ 2 कदम आगे बढ़ने से ही हमें वही कपड़ा आसानी से सस्ते में मिल गया। हाँ माँ, अभी भी हमारे पास 550 रुपए बचे हैं। क्यों ना इससे कुछ और भी खरीद लिया जाए? बेटी, ज्यादा खर्चीला होना सही नहीं। क्या पता कि हम गरीबों पर कब कौन सा कहर टूट पड़े। इन बचे खुचे पैसों को बुरे वक्त के लिए बटोर कर रखने में ही समझदारी है। जहाँ एक और गरीब लोग हर एक छोटी से छोटी शॉपिंग में भी सैकड़ों बार मोल भाव करने के बाद खरीदारी करके चंद पैसे बचाने के लिए मीलों पैदल चलकर घर का रुख करते थे, वहीं अमीर काया अपनी पॉलिटिशियन पिता की एम्बेसडर कार में सवार होकर मुंबई के सबसे महंगे मॉल में शॉपिंग करने आती है। यार काया, पिछले 5 घंटों से शॉपिंग कर रही है तू। जानती भी है 5 लाख से भी ज्यादा का बजट बन चुका है। रिलैक्स यार अनन्या, इतना पैनिक क्यों हो रही है? मेरे पिताजी पॉलिटिशियन हैं, उनके पास बहुत पैसा है और मेरे पास 1-2 नहीं, पूरे 5 क्रेडिट कार्ड हैं। सारा दिन भी शॉपिंग करूंगी तो भी खत्म नहीं होने वाले। जहाँ एक और गरीब मोलभाव के साथ अपनी एक एक पाई शॉपिंग पर सोच समझकर खर्च कर रहे थे, वहीं अमीर काया बिना किसी बार्गेनिंग के शॉपिंग पर बेहिसाब पैसे फूका करती थी। जहाँ गरीब सब्जियों के दाम घटने पर देर रात खरीदारी करने जाया करते, तो वहीं अमीर लोग बड़े मॉल से उन्हीं सब्जियों फलों को 4 गुना ज्यादा दाम देकर खरीदा करते थे। एक दिन काया के पिता उसके पास आकर कहते हैं, क्या कर रही है मेरी प्यारी बेटी? कुछ नहीं डैडी, अनन्या की शादी के बारे में सोच रही हूँ। समझ नहीं आ रहा है शादी में पहनने के लिए क्या शॉपिंग करूँ। काया बेटी, ऑलरेडी तुम्हारा कबर्ड सैकड़ों एक्सपेंसिव ड्रेसेस से भरा पड़ा है। मैं तो कहता हूँ उन्हें ही शादी पर पहन लो। डैडी, आप तो जानते हैं ना कि काया जो कपड़े एक बार पहन लेती है उसे फिर रिपीटेड नहीं पहनती है। काया की सोच शॉपिंग के लिए कुछ इस तरह थी, तो वो कीर्ति की सोच पर एक नजर प्रतिबिंबित करते हैं। कीर्ति बिटिया, कल तेरी बचपन की सहेली बेला की शादी है, पर तूने कोई तैयारी नहीं की।
माँ, किसने कहा कि मैंने तैयारी नहीं की? मैंने अपनी पगार से बेला की ब्याह के लिए सुंदर सुंदर 2 साड़ियों की शॉपिंग की है। और खुद के लिए क्या लिया? माँ, अभी पिछले महीने ही मैंने वो सूट खरीदा था। तू इतना सस्ता सूट पहनकर बेला की शादी में जाएगी? माँ, हम गरीबों की बस्ती में कौन सी कोई बड़ी हस्ती आने वाली है? ब्याह की भीड़ भाड़ में सभी की नजरें दुल्हन पर रहेंगी, ना कि मुझ पे। मैंने सूट के साथ पहनने के लिए एक रोज के लिए सुहानी की सैंडल मांग ली है। अब एक दिन के लिए क्यों बेफिजूल सैंडल की शॉपिंग पर पैसे फूकना? अमीर काया और गरीब कीर्ति की शादी के लिए की गई शॉपिंग में जमीन आसमान का फर्क था। जहां अमीर काया को सिर्फ अपने लिए ही शॉपिंग की पड़ी थी, वहीं कीर्ति ने अपने लिए 1 पैसे की खरीदारी न करके अपनी सहेली बेला के लिए शॉपिंग की थी। कुछ सप्ताह बाद माँ, बप्पा की दया कृपा से मैं कमा रही हूँ, इसीलिए इस बार बप्पा की विदाई के लिए हम किसी फुटपाथ या सस्ते दुकान से खरीदारी नहीं करेंगे, बल्कि मॉल से कपड़े खरीदेंगे। इसलिए मैंने अपनी पगार की आधे आध कमाई को सहज ही बचा लिया था। दोनों माँ बेटी उसी मॉल में चली आती हैं, जहां काया अपने पिता के संग पहले से ही मौजूद थी। माँ, वो देखो, वो चमकीला कपड़ा बप्पा की प्रतिमा पर खूब फबेगा। अरे भैया, इस अंगरखे का क्या दाम है? या इट्स ओनली 2050 रुपीज। अरे भाई साहब, 1 मीटर कपड़े का इतना दाम? ये तो सरासर लूट मचा रखी है। सही सही रेट लगा लो। अरे 2050 रुपए कौन से ज्यादा है जो इतने से पैसों के पीछे बार्गेनिंग कर रही हो? इससे महंगा तो मेरी एक ब्रांडेड लिपस्टिक होती है। मेम साहब, आप बड़े लोग हैं, 2000 आपके लिए हाथों की मैल है, मगर हम गरीबों के लिए महीने भर घर चलाने का जरिया। हमें गणेश चतुर्थी के दिन बप्पा की विदाई के बाद गरीब बच्चों के खाने का बंदोबस्त भी करना है। बेटी, जिसने गरीबी देखी होती है उसके लिए हर एक पाई की कीमत होती है। पिताजी, आप सही कह रहे हैं। जाने कितने महीने और साल से मैं महंगी शॉपिंग करके पैसे पानी में बहा रही हूँ। शॉपिंग के आगे कभी सोचा ही नहीं कि इससे कई अनाथ गरीब बच्चों की भूख मिट सकती है। गरीब की शॉपिंग समेत पैसों के बचाव ने काया की महंगी शॉपिंग के शौक को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। दोस्तों, सच है, संसार में अमीर गरीब के बीच की गहरी खाई बढ़ती जा रही है, मगर अगर अमीर शख्स के साधारण महंगे शौक को सीमित करके भी आसानी से किसी गरीब भूखे का पेट भर सकता है। रूपाली अपनी नटखट बेटी दिया और पति सुरेश के साथ एक छोटे से घर में रहा करती थी। दिया एक बहुत चुलबुली लड़की थी जिसे गोले से बड़ा ही प्यार था। वो कहीं भी जाती तो सबसे पहले गोले को ही देखा करती। यहाँ तक कि वो किसी की शादी में भी जाती तो दूल्हा दुल्हन को बाद में, गोले को पहले देखा करती। ऐसी एक बार की बात है जब रूपाली दिया के साथ शादी में जाती है। जहाँ जाते ही दिया गोले पर टूट पड़ती है और खुद से बोलती है, अरे हाय, मजा आ गया, आज तो पेट भर के गोला खाऊंगी। दिया बेटा, आज कौन सा तेरे पैसे लगने हैं? इतना बोलकर दिया गोला खाना शुरू कर देती है। फिर क्या था, ये देखकर सभी मेहमानों की नजर दिया पर मानो जैसे अटक जाती है और तभी दिया बोलती है, आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? कभी किसी लड़की को गोला खाते नहीं देखा क्या? और वैसे भी बारात को आने में भी बहुत समय है। और एक बात बताओ, इंसान शादी पार्टी में आता ही क्यों है? खाने के लिए ना। तो फिर आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? जिसके बाद सभी दिया पर से नजरें हटाकर शादी को एंजॉय करने लगते हैं। पर इतने गोले खाने के बाद भी दिया जी का तो पूरा ध्यान शादी पर न होकर गोले पर ही रहता है। ये सब देखकर उसकी माँ बोलती है, अरे बेटा, गोले से ध्यान हटाकर अब थोड़ा दुल्हा दुल्हन को भी देख लो। कब से तो देख रही हूँ माँ कि लड़का लड़की को खिलाता है तो वो शर्माती है, और जब लड़की लड़की को खिलाती है तो वो शर्माता है। मेरी शादी होगी तो मैं तो अपने पति से पहले ही बोल दूंगी, मुझे सबसे पहले गोले ही खिलाए। अरे, अगर तू दुल्हन होकर इतना गोले गोले करेगी तो लड़की वाले पता है तुझे क्या बोलेंगे? कहेंगे कि हमारे गोले वाली दुल्हन है। जिसको जो बोलना है बोल ले, पर मैं तो शादी वाले दिन चुपके से बाहर जाकर गोले खाकर आऊंगी। ये तो मेरी फैंटेसी है। कुछ देर बाद दिया और रूपाली शादी के फंक्शन से घर आ जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और रूपाली अपनी सास से बोलती है, माँ जी, अपनी दिया बड़ी हो गई है, मैं सोच रही हूँ कि इस साल उसके हाथ पीले कर दूं। अरे बहू, तूने तो मुझसे मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं अभी सारे रिश्तेदार वालों से अपने दिया की शादी की बात करती हूँ। फिर क्या था, रूपाली के सास फटाफट अपने सभी रिश्तेदार के पास फोन घुमा देती है और सभी को दिया के लिए लड़का ढूंढने को कह देती है। बहुत जल्दी दिया के लिए एक अच्छा लड़का देख लिया जाता है। लड़का अच्छे घर से होता है और उसका नाम विवेक होता है। विवेक अपनी माँ पुष्पा के साथ दिया को देखने उसके घर जाता है।
जहां दिया अपने हाथों से लड़के वालों के लिए तरह तरह के पकवान बनाती है, साथ ही गोले भी बनाती है। अब क्या था, दिया सबके सामने गोले को रखकर बोलने ही वाली होती है कि तभी दिया की दादी बोलती है, अरे हमारी दिया बड़ी ही संस्कारी है, घर के सारे काम काज करने आते हैं इसको, और खाना तो पूछिए ही मत, ये सब हमारी दिया ने ही बनाया है। आप एक बार इसके हाथों का गोला खाकर देखिए, बड़े ही स्वादिष्ट गोले बनाती है हमारी दिया। जिसके बाद दिया बोलती है, ये मेरी स्पेशल रेसिपी है। कुछ देर बाद लड़के वाले रिश्ता पक्का करके चले जाते हैं। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं और शादी से एक दिन पहले दिया अपने मंगेतर विवेक से फोन पर बात कर रही होती है और उससे बोलती है, सुनो, गोले मेरी फेवरेट हैं। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे मेरे मुंह दिखाई पर गोले ही गिफ्ट करें, हम दोनों साथ में मिलकर खाएंगे। अरे दिया, मुंह दिखाई में गोले कौन मांगता है? खैर, तुम्हें गोले खाने हैं ना, मैं तुम्हें शादी के बाद बहुत सारे गोले खिला दूंगा, तुम फिक्र मत करो। शादी के बाद क्यों? शादी वाले दिन क्यों नहीं? जिस दिन हमारी शादी होगी उसी दिन आप मुझे अपने हाथों से गोले खिलाना। अच्छा अच्छा ठीक है, जैसा तुम कहो। आखिर दिया अपने मन की बात विवेक से मनवा ही लेती है। देखते ही देखते शादी का दिन पास आ जाता है। दिया दुल्हन के जोड़े में बहुत अच्छी लग रही थी। सभी लोग बाहर शादियों में तैयारी में लगे थे, तो वहीं दिया अकेले अपने रूम में तैयार होकर बैठी होती है और खुद से बोलती है, आज मेरी ही शादी है और एक दुल्हन अपनी शादी पर गोले नहीं खा पा रही। हे भगवान, ये कैसा अन्याय हो रहा है एक दुल्हन के ऊपर। शायद ही आपने ऐसी दुल्हन देखी होगी जो अपनी ही शादी के गोले खाने के लिए ऐसे बेसब्र हो रही हो। अब क्या था, दिया धीरे से दरवाजे के पास जाती है और अगल बगल देखने लगती है। रास्ता साफ देखकर दिया जल्दी से बाहर जाती है और पास के ही एक गोले वाले के पास जाकर गोले वाले से बोलती है, अंकल जी, आज मेरी शादी है और मैं दुल्हन हूँ, इसीलिए आप जल्दी से ना सबसे पहले मुझे अच्छे रंग बिरंगे गोले खिला दो, ताकि ये दुल्हन जल्दी से अपनी शादी में जा सके। मेरा दूल्हा वेट कर रहा होगा। गोले वाला दिया की हरकतों पर हंसता है और उसे गोले खिला देता है। दिया गोले खा ही रही होती है कि तभी गोले वाला दिया से बोलता है, अरे बिटिया, तुम तो दुल्हन हो, तुम्हें गोले खाने के लिए बाहर आने की क्या जरूरत है? काका, कैसे ना खाती, मैं हमेशा इसी टाइम पर आपसे गोले खाती हूँ। अगर मैं आज दुल्हन बन गई तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि आज लास्ट दिन मैं आपसे गोले नहीं खाऊंगी। जिसके बाद गोले वाला खूब हंसता है और दिया को आशीर्वाद देता है। दिया गोले खाकर जल्दी से अंदर जाती है, जहां दिया की माँ उसे उसके कमरे में ढूंढ रही होती है। दिया जैसे ही अपने कमरे में जाती है तो रूपाली उससे बोलती है, दिया बेटा, तू कहाँ चली गई थी? तुझे पता है मैं कितना डर गई थी। आज तेरी शादी है तो दुल्हन है बेटा। माँ, मुझे पता है आपकी दिया बाहर गोली खाने के लिए गई थी। क्या करूं मैं तेरा? तुझे कुछ चाहिए था तो तू मुझसे बोल देती ना, मैं तेरे गोले ले आती। इस तरह बिना बताए बाहर जाने की क्या जरूरत थी? सब नीचे तेरा वेट कर रहे हैं। जिसके बाद दिया अपनी माँ के साथ नीचे जाती है। शादी का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। बहुत जल्द दिया और विवेक की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद सभी लोग साथ में बैठकर खाना खा रहे होते हैं। खाने की टेबल पर हर तरह के पकवान रखे थे, सिवाय दिया के फेवरेट गोले के। दिया भी सबके साथ घूंघट में खाने की टेबल पर होती है, पर दिया की नजरें तो अब भी अपने गोले को ढूंढ रही थीं। ये देख पुष्पा उससे बोलती है, अरे क्या हुआ हमारी प्यारी दुल्हन को? वो खाना क्यों नहीं खा रही? आखिर उसकी नजरें किस चीज को तलाश कर रही है? अपनी सास की बातें सुनकर वो अपना घूंघट उठाती है और बोलती है, मेरे गोले कहाँ हैं? ये कोई आम दुल्हन नहीं है, ये है हमारी गोले वाली दुल्हन। भाई दुल्हन के लिए गोले लाकर रख दो। जिसके बाद सब हंसने लगते हैं और दिया के लिए स्पेशल गोले मंगवाए जाते हैं, जिसे खाकर दिया अपने ससुराल जाती है और ससुराल में जाने के बाद विवेक उसे गिफ्ट में उसके फेवरेट गोले देता है। जानवरों की डॉक्टर चुड़ैल। मदनपुर के एक छोटे से गांव में एक राधिका नाम की लड़की रहती थी। राधिका बहुत सुंदर और खूबसूरत थी। वहीं दूसरी तरफ उसने जानवरों की डॉक्टर की पढ़ाई कर रखी थी। वो अपने गांव के सभी जानवरों का इलाज किया करती थी, लेकिन वो कभी भी जानवरों के इलाज के पैसे नहीं लिया करती थी। वो उनकी सेवा फ्री में किया करती थी। गांव के सभी लोग अपने जानवरों को राधिका के पास लेकर जाया करते थे। एक दिन घनश्याम नाम का आदमी राधिका के पास अपना बैल लेकर आता है। अरे राधिका बेटी,
जरा मेरे बैल को देखना, बहुत ही बीमार लग रहा है। सुबह से इसने कुछ खाया भी नहीं है। आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी इसका इलाज कर देती हूँ। कुछ ही देर में आपका बैल बिल्कुल ठीक हो जाएगा। राधिका ऐसा कहकर घनश्याम के बैल का चेकअप करने लगती है, जिसके बाद वो घनश्याम से कहती है, लगता है कुछ ऊट पटांग खाने की वजह से आपके बैल के पेट में कोई खराबी हो गई है। मैं इसे एक इंजेक्शन और पेट साफ करने की दवाई देती हूँ। आप इसे चारा देने के बाद पानी में मिक्स करके दवाई दे देना। ऐसा कहकर राधिका तुरंत बैल को एक इंजेक्शन लगाती है और घनश्याम को दवाई भी दे देती है, जिसके बाद घनश्याम अपने बैल को लेकर वहां से चला जाता है। केवल 2 ही दिन के अंदर अंदर घनश्याम का बैल बिल्कुल पहले की तरह ठीक हो जाता है, जिसके बाद घनश्याम राधिका के लिए अपने खेतों से अनाज लेकर आता है और उसे देते हुए कहता है, मैं जानता हूँ बेटा, तुम हमसे पैसे नहीं लोगी, इसलिए मैं तुम्हारे लिए अनाज लेकर आया हूँ। इसे मेरी तरफ से भेंट समझकर अपने पास रख लो, क्योंकि मेरा बैल अब एकदम तरोताजा तंदुरुस्त है। अरे काका, आपने इतना कष्ट क्यों उठाया? मुझे इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन आप इतने प्यार से लेकर आए हो तो कोई बात नहीं, मैं इसे रख लेती हूँ। ऐसा कहकर राधिका अनाज अपने पास रख लेती है। गांव के सभी लोग राधिका से बहुत खुश थे, क्योंकि वो सबके साथ बहुत अच्छे से व्यवहार करती थी और किसी का भी बुरा कभी नहीं सोचती। ऐसे ही एक दिन राधिका शहर से दवाई लेने के लिए निकल रही होती है। समय से ही जाकर खत्म हुई दवाइयाँ लेकर आ जाती हूँ, वरना दवाइयाँ खत्म होने के बाद किसी बीमार जानवर का इलाज करना मुश्किल हो जाएगा, और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी जानवर को जरा भी तकलीफ हो। राधिका जानवरों से बेहद प्यार किया करती थी और उनके लिए कुछ भी करने को तैयार थी। वहीं दूसरी तरफ शहर से दवाई लाते लाते उसे रात हो जाती है। रात के समय चारों तरफ अंधेरा हो जाता है और बेचारी राधिका सुनसान रास्ते पर अकेली चलती आ रही थी। तभी सुनसान रास्ते पर उसे कुछ शराब की बोतलें फूटी हुई दिखाई पड़ती हैं। अरे कैसे लोग हैं यहाँ, इन्हें क्या जरा भी दिखाई नहीं पड़ता? बीच रास्ते में कांच की बोतल तोड़फोड़ कर डाल रखी है, मानो रास्ता इनके बाप का हो। अगर ये बोतल किसी बेचारे जानवर के पैर में लग जाए तो क्या होगा उसका? तभी वहाँ पर 3 आदमी पहुँच जाते हैं। लगता है तुम शराबियों ने यहाँ पर कांच की बोतल तोड़कर फोड़कर फेंक रखी है। क्या तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं है? अरे थोड़ा तो दूसरे के बारे में भी सोचो। राधिका उन्हें डांट रही होती है, लेकिन वो आदमी उसको देखते ही उसके आगे पीछे घूमने लगते हैं। ओहो, क्या बात है, बहुत सुंदर लग रही हो। अरे ऐसी सुंदर अप्सरा तो मेरे पास होनी चाहिए भाई। अरे अरे नहीं नहीं, ये तो मेरी मनचली है, ये अप्सरा तो मेरी ही होनी चाहिए। वो तीनों आदमी राधिका को छेड़ने लगते हैं। तभी राधिका गुस्से से कहती है, तुम लोगों को जरा भी शर्म नहीं आती, एक लड़की को इस तरह छेड़ते हुए? अरे शर्म करो, तुम्हारी ही वजह से आज हमारा समाज लड़कियों को बाहर निकलने की इजाजत नहीं देता। अरे ये तो हमें उल्टा सीधा सुना रही है, इसको तो मैं अभी बताता हूँ। ऐसा कहकर राजेश उसके बाल पकड़ लेता है, जिसके बाद कालू उसको थप्पड़ मारने लगता है। देखते ही देखते वो तीनों राधिका के ऊपर हावी हो जाते हैं और उसके साथ जोर जबरदस्ती करने लगते हैं। उसे वहीं मारकर वो वहां से भाग जाते हैं। अगले दिन गांव वालों को राधिका की लाश सड़क पर पड़ी हुई मिलती है, जिसके बाद गांव वाले मिलकर राधिका का अंतिम संस्कार कर देते हैं। लेकिन राधिका की आत्मा को मरने के बाद भी शांति नहीं मिलती और वो यहाँ वहां भटकती रहती है। एक रात एक गाय को बच्चा होने वाला होता है, लेकिन उसके आसपास उसकी देखरेख करने वाला कोई नहीं था। तभी चुड़ैल वहां पहुंच जाती है। अरे ये क्या, इस बेचारी गाय की तो बहुत ज्यादा हालत खराब है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। चुड़ैल बेचारी गाय की मदद करने लगती है। देखते ही देखते वो उसके बच्चे को सही सलामत इस दुनिया में ले आती है, जिसके बाद गाय अपना सिर हिलाकर उसका शुक्रिया अदा करती है। ऐसे ही जब भी किसी जानवर को इलाज की जरूरत पड़ती तो चुड़ैल उनका इलाज करने के लिए उसके घर पहुंच जाया करती। एक रोज चुड़ैल गांव के एक धामू नाम के आदमी की बकरी का इलाज कर रही होती है। ओहो मेरी प्यारी बकरी, डरने की कोई बात नहीं है, बस ज्यादा घास फूस खाने की वजह से तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे तुमको बस एक इंजेक्शन देना होगा। ऐसा कहकर चुड़ैल बकरी को एक इंजेक्शन दे देती है, जिसके बाद बकरी को आराम लगने लगता है। ऐसे ही एक रोज रात के समय चुड़ैल एक जानवर का इलाज कर रही होती है, लेकिन तभी गांव की सावित्री नाम की औरत उसे ये सब करते हुए देख लेती है। हे भगवान, ये क्या, यहाँ पर तो एक भयानक चुड़ैल जानवर के साथ पता नहीं क्या कर रही है।
कहीं ये चुड़ैल जानवरों को मारना तो नहीं चाहती। मुझे ये सब गांव के लोगों को बताना होगा। इतना सोचकर सावित्री गांव के सभी लोगों को इकट्ठा करती है और उन्हें चुड़ैल के बारे में बता देती है, जिसके बाद गांव के सभी लोग इकट्ठा होकर चुड़ैल को जानवर का इलाज करते हुए देखते हैं। अरे ये तो जानवरों का इलाज कर रही है। चलो इस बार इसके पास चलकर इससे पूछते हैं कि आखिर ये ऐसा क्यों कर रही है। गांव के सभी लोग चुड़ैल के पास पहुंच जाते हैं और उससे कहते हैं, अरे चुड़ैल, तुम हमारे गांव में क्या कर रही हो और इन जानवरों के पास क्यों खड़ी है? आखिर तुम इनके साथ क्या करना चाहती हो? देख चुड़ैल, अगर तू इन्हें खाने के बारे में सोच रही है तो मैं तुझे बता दूं कि मैं तुझे ऐसा कुछ नहीं करने दूंगा, इसलिए मुझे सब कुछ सच बता दे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तुम लोग मुझे गलत समझ रहे हो। मैं तो यहाँ जानवरों का इलाज कर रही हूँ। लेकिन तुम यहाँ जानवरों का इलाज क्यों कर रही हो? क्योंकि मुझसे इन जानवरों का दर्द देखा नहीं जाता और मैं इन्हें ऐसे तड़पते हुए देख नहीं सकती। कहीं तुम वही राधिका तो नहीं जो गांव के जानवरों का इलाज किया करती थी? हाँ, मैं वही हूँ। उन शराबी लोगों ने मुझे मार दिया, लेकिन मरने के बाद भी मेरी ममता जानवरों के प्रति कम नहीं हुई। ऊपर वाले, ये तेरी कैसी लीला है? यहाँ तो मरने के बाद भी कुछ लोग इतने अच्छे होते हैं कि वो अपना फर्ज अदा करना नहीं भूलते। उस दिन के बाद चुड़ैल मरने के बाद भी जानवरों का इलाज करती रहती है और गांव वाले इस बात से बहुत खुश होते हैं। नदी का जादुई सुनहरा पानी। भोपालगढ़ में काफी दिन से बारिश नहीं हुई थी और इससे परेशान गांव वाले आपस में बात करते हुए बोलते हैं, भगवान पता नहीं क्या कर रहे हैं, इतने दिनों से बारिश नहीं हुई है और अगर ऐसा ही रहा तो हमारी फसल खराब हो जाएगी। हाँ भाई, तुम सही बोल रहे हो। ऐसे ही रहा तो हम लोगों की फसल भी नहीं होगी और जब फसल नहीं होगी तो हम क्या खाएंगे? हम तो भूखे मर जाएंगे। वो आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एक पंडित आता है और उनसे बोलता है, यहाँ पर जो समस्या है मैं उस समस्या को दूर कर सकता हूँ। अरे पंडित जी, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं एक पूजा करूंगा, उसके बाद देवी माँ प्रकट हो जाएंगी। इतना सुनने के बाद सभी गांव वाले पूजा के लिए हाँ कर देते हैं और उसके बाद पंडित पूजा करने लगता है। लगातार 2 दिन तक पूजा होने के बाद देवी माँ प्रसन्न हो जाती हैं और सभी गांव वालों के सामने प्रकट हो जाती हैं। देवी माँ को देखकर सभी गांव वाले हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और उन गांव वालों से देवी माँ बोलती हैं, बताओ मेरे बच्चों, क्या परेशानी है, क्या समस्या है तुमको? गांव वालों में से एक आदित्य नाम का एक बच्चा देवी से बोलता है, हे देवी माँ, हमारे गांव में पानी का नामो निशान नहीं है। हमारे गांव में सूखा पड़ा हुआ है, कृपया करके आप हम पर दया दिखाओ। उसकी मासूमियत देखकर देवी माँ मुस्कुराते हुए बोलती हैं, तुम चिंता मत करो, आज से तुम्हारे गांव में कभी भी पानी की कमी नहीं होगी और इस गांव में कोई भी अब भूखा नहीं सोएगा। तथास्तु। इतना कहकर देवी माँ गायब हो जाती हैं। जैसे ही देवी माँ गायब होती हैं, वैसे ही उन सभी को नदी के झरने की आवाज आती है। सभी लोग नदी की तरफ जाके देखते हैं, वहाँ पर पानी गिर रहा होता है। ये देख सभी लोग खुश हो जाते हैं और दोबारा कहीं सूखा न पड़ जाए, इसलिए वो सभी लोग नदी से जोड़कर अपने अपने घरों में पानी की टंकी लगा देते हैं और अपने अपने घरों में चले जाते हैं। अगली सुबह जब भोला अपने घर में अपना नल खोलता है, तब उसके बाथरूम में से मामूली पानी नहीं बल्कि सुनहरा पानी निकल कर आया। ये देख भोला बहुत हैरान हो जाता है और अपनी पत्नी मीना को आवाज लगाते हुए बोलता है, अरे भाग्यवान, कहाँ हो? इधर तो आओ जरा। आए हाय, क्या हो गया? क्यों इतना चिल्ला रहे हो तुम सुबह सुबह? देखो, ये कोई मामूली पानी नहीं निकल रहा है, बल्कि एक सोने का पानी निकल रहा है। इतना कहकर मीना बाथरूम में जाती है और सुनहरा पानी देखकर वो भी हैरान हो जाती है और वह अपने पति से बोलती है, अरे हाँ भोला जी, ये तो सोने का पानी है। ये पानी सिर्फ हमारे घर में ही आ रहा है या फिर सबके घर में आ रहा है? पता नहीं भाग्यवान। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर गांव वालों की आवाज आती है। उनकी आवाज सुनकर भोला और मीना बाहर जाते हैं और गांव वालों से पूछते हैं, अरे बिरजू भैया, क्या हो गया है? तुम सब ऐसे बात क्यों कर रहे हो? अरे भैया, हमारे घर में तो सुनहरा पानी निकल रहा है। क्या? सच्ची? हाँ भैया,
आखिर ये कैसे हो सकता है? वो सब आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी आदित्य आता है और गांव वालों से बोलता है, अरे तुम सब लोग भूल गए क्या? देवी माँ ने हमें आशीर्वाद दिया था कि इस गांव के लोग कभी भूखा नहीं सोएंगे और इस गांव में पानी की कभी भी कमी नहीं होगी। अगर ऐसा है तो ये सुनहरा पानी हम नहीं पी सकते। इसको हम बेचकर पैसे कमा सकते हैं, लेकिन पानी पी नहीं सकते। और जब हम पानी को नहीं पिएंगे तो हम जिंदा कैसे रहेंगे? वह लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर पंडित जी भी आ जाते हैं और उनसे बोलते हैं, इसका जवाब हमें नदी के पास जाकर ही मिलेगा। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इतना कहकर पंडित और सभी गांव वाले सुनहरी नदी के पास चले जाते हैं और वहाँ पर वे सभी देवी माँ का ध्यान लगाना शुरू कर देते हैं। ओम नमो नमः। हमारे गांव में क्या हो रहा है? भगवान बता दो। वह लोग भगवान का ध्यान कर रहे होते हैं कि तभी उस सुनहरी नदी में से तेज रोशनी निकलती है और उसमें से देवी माँ निकलती हैं और उनसे बोलती हैं, मेरे बच्चों, तुम लोगों को क्या परेशानी है? तुम लोगों ने मुझे एक बार फिर याद किया है। बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? देवी माँ, हमारे गांव में पानी तो आ गया, लेकिन ये सुनहरा पानी है। ये सोने का पानी दूसरे गांव में हम लोगों को बेचकर खाना ले सकते हैं और अपना जीवन अच्छा बना सकते हैं, परंतु हमें पीने की पानी की आवश्यकता है। ये पानी अगर ऐसा ही रहा तो हम पानी न तो पी पाएंगे और न ही पानी से कोई काम कर पाएंगे, और यदि ऐसा ही रहा तो हम जिंदा नहीं रहेंगे। मेरे बच्चों, ये सुनहरा पानी जरूर है, लेकिन यह पानी तुम अपनी जरूरत के हिसाब से ही इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि इस गांव में अभी बहुत ही ज्यादा गरीबी है। इसलिए तुम सभी लोगों के घर में सुनहरा पानी आया है। तुम अभी जाकर देखो, तुम्हारे घर में एक सादा पानी आएगा। यदि तुम्हें आगे से कोई भी जरूरत हो तो तुम सीधा इस नदी के पास आ जाया करना और अपनी इच्छा जाहिर करना। आज से तुम लोगों के घर में सादा पानी ही आएगा, और जब भी तुम्हें किसी चीज की जरूरत होगी तो तुम मेरे पास आ जाया करना। तथास्तु। इतना कहकर उस जादुई सुनहरी नदी में देवी माँ फिर से विलीन हो जाती हैं और सभी गांव वाले अपने घरों में जाते हैं। अपने घर का नल खोलते हैं तो उनके घर में सादा पानी ही आ रहा होता है। एक तरफ वो सभी गांव वाले उस सुनहरी नदी की वजह से अमीर होते जा रहे थे, तो वहीं उस गांव में बाहर से लोग उस गांव का दौरा करने के लिए आया करते। देखते ही देखते वह गांव बहुत ही मशहूर हो गया, और जब भी किसी गांव वाले को पैसों की जरूरत होती तब वह लोग सुनहरी नदी के पास जाते और उस नदी से मांग लेते। वह नदी सादे पानी से एक सुनहरा पानी बन जाती और लोग उस पानी को भर के दूसरे शहर में भेज देते। धीरे धीरे करके उस गांव के सभी लोग बहुत अमीर हो गए और लोगों की मदद करने लगे, और इस गांव के सभी लोग खुशी खुशी रहने लगे। चुड़ैल की आई बारात। एक घनघोर जंगल के सुनसान रास्ते से एक बारात गुजर रही थी। शहनाइयों की गूंज से पूरा माहौल एकदम खुशनुमा था। तभी एक तेज तूफानी लहर उठती है। हवा को चीरते हुए एक खूंखार भूत और चुड़ैल वहां आ धमकते हैं। बिना हमें निमंत्रण दिए तुम कीड़े मकोड़ों की जुर्रत कैसे हुई बारात और ब्याह रचाने की तैयारी करने की? अरे अरे दूल्हे राजा, छोटे बच्चे हो क्या? इतना क्यों डरते हो? हम तो इस बारात में शामिल होने आए हैं। चुड़ैल और भूत आगे बढ़कर दूल्हे की गर्दन उखाड़कर कहते हैं, हमारे रहते किसी भी दूल्हे के सिर पर सेहरा नहीं सजेगा, और ना ही किसी दुल्हन के हाथों में दूल्हे के नाम की मेहंदी रचेगी। अगर जान प्यारी है तो ब्याह रचाने की भूल से भी मत करना, वरना दूल्हे के सिर पर सेहरा नहीं बल्कि चेहरे पर कफन सजेगा। चुड़ैल और भूत की धमकियों से सभी बाराती हक्के बक्के रह जाते हैं, जिसके बाद भूत और चुड़ैल वहां से उड़न छू हो जाते हैं। अरे क्या बिगाड़ा था मेरे जिगर के टुकड़े ने इनका, जो इन भूत और चुड़ैल ने मेरे बेटे की गर्दन धड़ से अलग कर दी। भूत और चुड़ैल वहां से गायब होकर जंगल के भीतर एक सालों पुराने पेड़ की बंजर डाल पर उल्टा लटक कर कहते हैं, ए मेरी मसक्कली, कैसा लगा आज का ट्रेलर तुमको? क्या मस्त धमाल मचाया तुमने, मगर मुझे तुमसे एक गिला है। मुझे उस दूल्हे का भेजा फ्राई चखना था, मगर तुमने उसे वहीं छोड़ दिया। अरे मेरी दिलरुबा, कभी कभी चील कौवे का भी भला करना चाहिए। अचानक से भूत के तेज कानों में एक भेड़िए के दहाड़ने की आवाज सुनाई देती है। ये लो, तुम्हारी भूख का इलाज सामने से चल कर आ रहा है। भूत भेड़िए का शिकार करके चुड़ैल के सामने परोसता है। दोनों उसे खाकर अपनी भूख मिटाते हैं।
समय गुजरता है। एक बार की बात है, भूतिया जंगल के रास्ते से अनजान बनिहरी वहां से गुजरता है। ये जंगल का रास्ता कुछ हद तक छोटा जान पड़त है, बस जल्दी से शादी में पहुंच जाऊं, जमकर दावत का मजा चखूंगा। ऐसा सुनते ही भूत और चुड़ैल बोलते हैं, किसकी मजाल हुई दोबारा से शादी का मंडप सजाने की। भूत और चुड़ैल उसके पीछे चलते हुए शादी में पहुंच जाते हैं। खुशी का माहौल देखकर मानो भूत और चुड़ैल की आंखों में खून उतर आता है। किससे पूछकर तुमने मन में शादी का ख्याल आया? अब देखो हम कैसे शादी के मंडप को मौत के मंडप में बदल कर रख देते हैं। अब देखो हम भूत और चुड़ैल मिलकर कैसे शादी के रंग में भंग डालते हैं। दोनों ही अपनी काली शक्तियों का इस्तेमाल करके लोगों को घायल करने लगते हैं, जिसके चलते शादी में आए लोगों में अफरा तफरी मच जाती है। अब पंडित जी सोच क्या रहे हैं? कैसे भी करके इन भूत और चुड़ैल को रोकिए, वरना मेरी बेटी की शादी कैसे होगी। पंडित हिम्मत जुटाकर भूत और चुड़ैल के सामने आकर मंत्र उच्चारण करता है। ओम पिशाचम सर्वनाशम नमो नमः। अरे ओ 1.5 फुटिया पंडित, तेरे सस्ते मंत्रों से हम भूत और चुड़ैल का कुछ भी नहीं तो बिगाड़ सकता। तुम पंडित को गठबंधन कराने का बड़ा नोट मिलता है, लेकिन आज हम तुझको तेरे पोती पतरे समेत स्वाहा कर देंगे। लैला मजनू बनने का बड़ा शौक है ना तुम्हें? अब देखो तुम्हारा क्या हश्र होता है। रुक जाओ, तुम भूत चुड़ैल का हमने क्या बिगाड़ा है? मरने वाले की अंतिम ख्वाहिश तो जल्लाद भी पूरा करता है, हमारा कसूर बताओ। ये शादी करने का फैसला करके तुमने बहुत भारी कसूर किया है। शादी एक खूबसूरत पल है, फिर ये गुनाह कैसे हो सकता है? हम भी ऐसा ही सोचते थे, लेकिन हमें भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। कुछ दशक पहले की बात है। स्वर्णपुरा नगर के सबसे रईस इंसान थे ठाकुर वीरेंद्र प्रताप, जिसकी इकलौती बेटी थी। पूरी हवेली में रौनक होनी चाहिए। आखिरकार आज हमारे जिगर के टुकड़े, हमारी शान मान, हमारी फूल से बच्ची राजवी का जन्मदिन जो है। राजवी दिखने में जितनी सुंदर थी, उतनी ही सहनशीलता उसके स्वभाव में थी। वो मन ही मन सुंदर को चाहती थी। सुंदर उसके घर में बावर्ची का काम करता था। शाम को राजवी सजकर सुंदर के पास आकर कहती है, सुंदर कैसी लग रही हूँ मैं? आपके आगे तो अप्सराएं भी एकदम फीकी हैं। उनकी आंखों में आप जितनी सच्चाई जो नहीं होगी। और क्या क्या दिखता है तुम्हें मेरी आंखों में? क्या मेरी आंखों में तुम्हें खुद के लिए प्यार नहीं दिखाई देता? रानी साहिबा, ये आपका बड़प्पन है, लेकिन हमारे बीच के अमीर गरीब की खाई कभी नहीं भर सकती है। और वैसे भी जमीन पर रहने वाले को आसमान के ख्वाब देखने का हक नहीं। ठीक है, अगर आज मैं तुमसे कुछ मांगू तो दोगे? मैं तो खुद इस महल के टुकड़ों पर पल रहा हूँ। मुझ गरीब से आपको क्या हासिल होगा? मैं सिर्फ ताउम्र तुम्हारे साथ खुश रहना चाहती हूँ। उस रोज से दोनों के प्यार की दास्तान शुरू होती है। मिलने जुलने का सिलसिला भी शुरू होता है और करीबियां बढ़ती चली जाती हैं। एक रोज वो नदी किनारे बैठे बातें करते हैं। राजवी, हमने प्यार तो कर लिया, लेकिन आगे का क्या? हम अपने प्यार के ददकती रेत से हर खाई को पार कर जाएंगे। वो दोनों इस बात से बेखबर थे कि काली ने उनकी सारी बातें सुन ली हैं और दौड़कर हवेली वो आता है। हुकुम, हुकुम, कहाँ हैं आप? क्या बात है काली, क्यों गला फाड़कर हवेली की दीवारों में दरार पैदा कर रहे हैं? दरार तो रिश्ते में पड़ गई है हुकुम। वो सुंदर छोटी मालकिन से नदी किनारे बैठा इश्क फरमा रहा है। क्या बकते हो? जुबान निकाल कर रख दूंगा। मेरे कहे पर भले मत जाइए, लेकिन आंखों देखी पर तो भरोसा करते हैं ना। बीते कुछ दिनों से वो 2 कौड़ी का नौकर मालकिन के आगे पीछे क्यों धुमेलाता है? काली की भड़काऊ बातें वीरेंद्र प्रताप के मन में गुस्से का गुबार भर देती हैं। राजवी और सुंदर के घर लौटते ही वो कहता है, राजवी बेटिया, हमने तुम्हारी शादी का फैसला किया है। जानना नहीं चाहोगे किसके संग? सुंदर के साथ। ये सुनकर राजवी फूले नहीं समाती और पिता के षड्यंत्र में पूरी तरह से फंस जाती है। बेटिया, मैं तेरा बाप हूं, तेरे मन की बातें आसानी से पढ़ सकता हूं। शादी का जोड़ा पहनकर तैयार हो जा। दोनों दूल्हे दुल्हन के लिबास में सजकर मंदिर पहुंचते हैं, जहां वीरेंद्र तलवार से सुंदर को धारदार कर देता है। ठाकुरों की इज्जत से खेलने का अंजाम यही होगा। धोखा। वीरेंद्र प्रताप अपनी इज्जत के लिए मरता है। अगर अपनी इज्जत की खातिर अपने खून का भी खून बहाना पड़े तो उसे भी पीछे नहीं हटूंगा। और मेरे पिता ने हमें शादी का झूठा सपना दिखाकर मार डाला। मुझे बताओ,
तुम्हारी आत्मा को मुक्ति कैसे मिलेगी? मेरी शादी की ख्वाहिश अधूरी रह गई थी। अगर विधि विधान के साथ मेरी शादी सुंदर से हो जाए तो मेरी आत्मा मुक्त हो जाएगी। हमें मंजूर है। ये इतिहास में पहली दफा होगा जब किसी चुड़ैल की बारात आएगी। सारे बाराती गण इकट्ठे होकर दो भागों में बंट जाते हैं। दुल्हन के लिबास में सजी धजी चुड़ैल मंडप में आती है। आज मुद्दतों बाद मुझ चुड़ैल की बारात आएगी, मेरी शादी होगी। घोड़ी पर सवार दूल्हे के लिबास में सजा धजा भूत बारात लेकर मंडप में आता है। आगे बाराती, पीछे बैंड बाजा, आए दूल्हे राजा। देखो मेरी चुड़ैलों की रानी, तुम्हारा दूल्हा बारात ले आया। ये पंडित, चल हमारा गठबंधन करा। पंडित आगे बढ़कर चुड़ैल और भूत की शादी करवाता है। सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणाय त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अब हम भूत और चुड़ैल के दो जिस्म एक जान होने का सपना पूरा हो गया। अब हमारी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। अब तुम्हें हमसे कोई खतरा नहीं। इस तरह गांव के सभी लोग समझदारी से काम लेकर चुड़ैल की बारात का सपना पूरा कर देते हैं, जिसके बाद वो दोनों वहां से सदा के लिए गायब हो जाते हैं। रितु मेरी चाय कहाँ है? अरे यार, तुम छोटी छोटी बातों पर रोज रोज चिकचिकबाजी करते रहते हो। अरे अगर थोड़ा सा लेट क्या हो गया तो तुम इतना ड्रामा क्यों कर रहे हो? मैं तो तुम्हारे सुबह सुबह के कलेश से थक गया हूँ। मेरा तो दिमाग ही काम नहीं करता। तुम्हारे साथ रहने का तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता है। अरे हाँ, मेरे साथ रहने का तुम्हारा मन क्यों करेगा? तुम्हें तो मैं बोझ लग रही हूँ ना? अभी उसकी बातों का जवाब नहीं देता और वहां से चुपचाप चला जाता है। थोड़ी देर बाद अभी अपने ऑफिस में पहुंच जाता है, जहां देखता है कि उसके ऑफिस में प्रिया नाम की नई लड़की आई हुई है। वो एक साइड अपना काम कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ अभी की नजर प्रिया के ऊपर ही अटक रखी थी। कुछ समय बाद लंच हो जाता है और जैसे प्रिया लंच निकालती है कि तभी वहां पर अभी अपना लंच लेकर आता है और उससे बोलता है, एक्सक्यूज मी मिस, मैं अभी हूँ और आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रिया है। ओके प्रिया, तो क्या हम साथ में लंच कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। इतना कहकर प्रिया और अभी दोनों ही खाना खाने लगते हैं और वहां ठहाके मारते हुए हंसने लगते हैं। ऐसे ही समय बीतने लगा और देखते ही देखते प्रिया और अभी के बीच में नजदीकियां बढ़ने लगी। एक दिन प्रिया अभी से बोलती है, अभी मेरा कोई भी नहीं है सिवाय तुम्हारे और इस ऑफिस के। क्या तुम मुझे अपनी लाइफ का पार्टनर नहीं बनाओगे? अभी कुछ नहीं बोलता और चुपचाप खड़ा रहता है। उसे देखकर प्रिया एक बार फिर बोलती है, अभी तुम किस सोच में हो? आखिर तुम क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं प्रिया, कुछ नहीं। तो बताओ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? अभी उसको इस बार भी कोई जवाब नहीं देता। ये सब देखकर प्रिया रोते हुए उससे बोलती है, मैं समझ गई, अभी तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरा यूज करना चाहते हो। नहीं प्रिया, ऐसा नहीं है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हें शादी करनी है। रुको। इतना कहकर अभी प्रिया का हाथ पकड़कर मंदिर में जाता है और उसकी मांग में सिंदूर भर देता है। इस तरह अब वो प्रिया से शादी कर लेता है और वो अब प्रिया के साथ खुशी से रहने लगता है। वहीं दूसरी तरफ रितु अभी को फोन करती है और उससे बोलती है, आखिर तुम कहाँ बिजी रहते हो जो रात रात भर बाहर ही रहते हो? अगर आज तुम घर नहीं आए तो मैं भी अपने मायके चली जाऊंगी, फिर तुम्हें कभी जिंदगी में माफ नहीं करूंगी। अरे यार, तुझे जहां जाना है वहां जाओ, बस मेरा दिमाग मत खराब करो, समझी? अभी रितु से फोन पर बात कर ही रहा था कि तभी वहां पर प्रिया आ जाती है और उसकी सारी बात सुन लेती है। ये सब सुनकर प्रिया फूट फूट कर रोने लगती है और अभी से बोलती है, अभी तुम पहले से ही शादीशुदा हो, तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया? तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई? प्रिया, मैं तुम्हें सारा सच बताने ही वाला था कि इतने में तुमने सब कुछ अपने कानों से सुन लिया। क्या सच बताने वाले थे तुम अभी? यही कि तुम मुझे एक धोखे में रख रहे हो। तभी तो तुम मुझे अपने घर नहीं लेकर जाते, क्योंकि तुम्हारे घर पर तुम्हारी पहली बीवी है। मैं पूछती हूँ, अगर तुम पहले से ही शादीशुदा थे तो तुम्हारा क्या मतलब बनता है मेरी जिंदगी बर्बाद करने का? तुमने मुझसे शादी क्यों की? प्रिया, मैं अपनी बीवी के साथ खुश नहीं हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें अपनी बीवी के रूप में स्वीकार करना चाहता हूँ। मैं उसे डिवोर्स लेना चाहता हूँ।
वो औरत एक नंबर की नीच और गिरी हुई है। वो शादीशुदा होने के बाद भी किसी और से बात करती है, किसी और के साथ बाबू शोना करती है। प्रिया प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। तुम्हें उससे डाइवोर्स चाहिए तो तुम उसे जल्दी से डिवोर्स लो, वरना मैं सब कुछ बता दूंगी, क्योंकि मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं बांट सकती। अभी थोड़ा सा समय दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, पर प्लीज तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। तुम मेरी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुकी हो। इस तरह अभी प्रिया को अपने साथ रहने के लिए मना लेता है। प्रिया अभी के साथ खुशी से रह रही थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी में अब एक बहुत ही बड़ा तूफान आने वाला है। कुछ समय बाद अब अभी उसको समय नहीं देता, यहाँ तक कि वो उससे बात करना भी पसंद नहीं कर रहा था। बेचारी प्रिया उसको पागलों की तरह फोन मैसेजेस करती रहती, लेकिन अभी उसके मैसेज का एक भी रिप्लाई नहीं करता। बेचारी प्रिया को अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और वो अपने ही घर में खुद को बंद करके फूट फूट कर रोने लगी और रोते हुए खुद से बोलती है, हे भगवान, तूने मेरी किस्मत में क्या लिख दिया है। एक तो मेरे माँ बाबा मेरे साथ नहीं, ऊपर से मेरी जिंदगी नरक बन गई है। मुझे मेरा पार्टनर भी मिला तो कैसा, जिसने पहले से ही एक शादी कर रखी है। इतना कहकर वो रोते हुए सो जाती है, जिसके बाद अगली सुबह वो अभी के पास जाती है और उससे बोलती है, अभी तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तुमने तो मुझसे शादी की है ना, शादी होने के बाद तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं क्या कर रहा हूँ यार, जो तुम मुझे इतनी खरी खोटी सुना रही हो? तुमने तो ये कहा था कि तुम अपनी पत्नी से प्यार नहीं करते, लेकिन मैं तुम्हें हर वक्त ऑनलाइन ही देखती रहती हूँ। जब तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो तो तुम उसके पीछे इतना पागल क्यों हो? प्रिया तुम्हें पता है ना, घर वालों की मर्जी से मेरी शादी हुई है और उसको छोड़ना इतना आसान नहीं है। अभी मैं कब तक यूं गुमनाम बीवी बनकर रहूंगी? आखिर मुझे भी तुम्हारा नाम चाहिए। तुम मुझे अपने घर लेकर जाओगे या नहीं? प्रिया तुम मुझे अब इरिटेट कर रही हो। मेरे पास तुम दोनों के अलावा भी और भी बहुत सारे काम है। तुम्हें क्या लगता है मैं पूरा टाइम उससे लगा रहता हूँ? ऐसा नहीं है। जितना समय तुम्हें मिलता है उतना ही समय उसे भी मिलता है। तुम झूठ बोल रहे हो। अभी तुमने मेरी जिंदगी खराब कर दी। मैं भी तुम्हें अब सुकून से नहीं रहने दूंगी। तुम्हें तुम्हारी गलती की सजा मिलनी चाहिए। इतना कहकर प्रिया अभी का फोन लेकर रितु को फोन करने लगती है और उसको सारी बात बता देती है, जिसके बाद प्रिया और अभी दोनों ही रितु के पास अभी के घर में आते हैं, जहां वो देखता है कि रितु का रो रो के बुरा हाल हो रखा है। एक तरफ प्रिया अधमरी हो रखी थी तो वहीं दूसरी तरफ रितु भी रो रही थी। वो देखकर अभी को बहुत पछतावा होता है और वो रोते हुए अपनी पहली पत्नी रितु से बोलता है, मुझे माफ कर दो रितु। अगर तुमने मुझे परेशान न किया होता तो शायद मैं प्रिया के पास कभी गया ही नहीं होता। आज तुम्हारी एक छोटी सी गलती की वजह से मैं प्रिया के पास गया और मैंने उसकी भी जिंदगी खराब कर दी, उससे शादी करके। मुझे इस बात का बहुत ही पछतावा है कि चंद मिनटों की खुशी के लिए मैंने दो जिंदगी खराब कर दी। हो सके तो मुझे माफ कर दो तुम दोनों। रितु अभी की बात सुनकर उसको माफ कर देती है, लेकिन प्रिया का बहुत ही बुरा हाल हो रखा था क्योंकि अभी ने उसको अभी तक अपनाया नहीं था। ये सब प्रिया बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो बेहोश होकर नीचे जमीन पर गिर जाती है। ये देखकर रितु उसको अपनी छोटी बहन बना लेती है और अभी उसके साथ सभी के सामने शादी कर लेता है। इस तरह वो तीनों एक साथ खुशी से रहने लगते हैं।